इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे कि आपने हमारा अगला वीडियो जो हमने कल डाला था आपने देखा होगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड क्या होते हैं मैं आज इनके बारे में आपको बताऊंगा। दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड में पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दृश्य का सीधा सा मतलब वो है जो हमें दिखाई पड़ सके। अदृश्य का मतलब है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि हम अगर अपने ब्रह्मांड में अपने पृथ्वी से ऊपर अगर कुछ भी देखना चाहें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, तो मुझे सूर्य, चांद, तारे और कुछ क्षुद्र ग्रह हो सकता है कि आपको दिखाई पड़ जाएं या दूरबीन वगैरह से दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या हैं? ये दृश्य ब्रह्मांड का एक पार्ट है। इसी तरह से जो हम नहीं देख पाते हैं, जैसे कि हम रात में दो तारे देख रहे हैं और दो तारों के बीच में हमें सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ जो अंधेरा हमें दिख रहा है या जो काला पार्ट दिख रहा है वही अदृश्य ब्रह्मांड है। यानी ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मांड कोई वस्तु है, ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाता है। जो तारे हैं, जो सूर्य हैं, जो चांद है, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, कुछ भी जो भी हमें दिखाई पड़ता है और जो नहीं दिखाई पड़ता है, इन सब को मिला करके हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो दृश्य और अदृश्य के बारे में आपने एक सरलतम रूप से समझ लिया कि जो हमें दिखाई पड़ सकता है या दिखाई पड़ रहा है उसे हम दृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। और उसके बाद अदृश्य ब्रह्मांड जो हमें नहीं दिखाई पड़ता है वह अंधकार युक्त है एवं पदार्थ युक्त तो आकाशीय पिंड के मध्य अवस्थित है। इसके संदर्भ में दो प्रकार के मत प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको, पहले प्रकार के मत के अनुसार अदृश्य ब्रह्मांड एक रिक्त स्थान है, यानी वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती। जैसे कि आप अगर अपने पास जहाँ पर आप बैठे हैं अगर वहाँ पे देखें, दोनों हाथ की मुट्ठी आप बांधें तो दोनों हाथ तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन दोनों हाथ के बीच में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जो आपको स्पष्ट नज़र आए। और वहाँ पर नज़र तो नहीं आती है मगर फिर भी हवाएं हैं, गैसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, बहुत सारी गैसेज हैं जो नहीं दिख रही हैं। वहाँ पर प्रकाश हो सकता है जो आपको ना दिखे। इसी तरह से ब्रह्मांड में गैसेज तो नहीं है कुल मिलाकर के, अभी जहाँ तक जानकारी मिली है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा, या प्लाज्मा ही कह सकते हैं हम, कुछ भी तो ऐसा हो सकता है या होने की संभावना है जिसे हम नहीं देख पाते हैं, तो उसे कहते हैं हम अदृश्य ब्रह्मांड। तो इसी के अंतर्गत अदृश्य ब्रह्मांड एक रिक्त स्थान है एवं यहाँ निर्वात की स्थिति पाई जाती है। जबकि वहीं दूसरे मत के समर्थकों का यह कहना है कि दो आकाशीय पिंडों के मध्य का रिक्त स्थान निर्वात युक्त नहीं है। जैसे हमने बताया कि कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हो उनके बीच में, लेकिन वैज्ञानिकों में या साइंटिस्ट में दो प्रकार के मत पाए जाते हैं, दो प्रकार की धारणाएं हैं। जो कहते हैं कि दो तारों या दो वहाँ पे जो तत्व हैं उनके बीच में कुछ पाया जाता है, और एक प्रकार के वैज्ञानिकों का मत है कि वहाँ पर निर्वात है, यानी कुछ नहीं पाया जाता है। तो अब दूसरे मत के समर्थकों का यह कहना है कि दो आकाशीय पिंडों के मध्य, अब यहाँ पे आकाशीय पिंडों का मैं अगर बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप आकाशीय पिंड में कोई नक्षत्र या ग्रह, उपग्रह, तारा कुछ भी समझ सकते हैं जो हमारे ऊपर या आसमान में या फिर ब्रह्मांड में हैं। तो कहना है कि दो आकाशीय पिंडों के मध्य एक रिक्त स्थान निर्वात युक्त नहीं है, बल्कि यहाँ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर उपस्थित होता है। तो एक प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं वह कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं पाया जाता, यानी कि बिल्कुल खाली है स्थान, और दूसरे कहते हैं कि वहाँ पर खाली नहीं है, वहाँ पे डार्क मैटर पाया जाता है, यानी डार्क एक प्रकार से डार्क एनर्जी पाई जाती है जो कि साधनों के अभाव के कारण अभी महसूस नहीं किया जा सकता। तो यदि ब्रह्मांड पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण पदार्थों से हुआ है, और चूंकि पदार्थ नाशवान प्रवृत्ति के होते हैं, आप जानते हैं कि हर चीज़ क्या होती है, मरती है, एक दिन वह समाप्त होती है, एक दिन वह क्षीण होती है। कोई भी वस्तु हो पृथ्वी पर सब कुछ नास्तिक या नाशवान, यहाँ पे कह सकते हैं, नास्तिक नहीं, गलत हो गया, तो नाशवान प्रवृत्ति के होते हैं, जिससे इस विचार को बल मिलता है कि यह कभी उत्पन्न भी अवश्य हुए होंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, आपके हाथ में एक अगर मोबाइल है तो जाहिर सी बात है कि वह मोबाइल किसी दिन बनी होगी और वह मोबाइल किसी दिन समाप्त भी होगी, यानी वह क्या है, नाशवान है। उदाहरण के तौर पर यूरेनियम के नाभिक को न्यूट्रॉन के द्वारा तोड़कर पदार्थ को विखंडित किया जा सकता है, जिससे असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात पदार्थ किसी भी प्रकार का हो, यदि वह नष्ट हो सकता है
या विखंडित हो सकता है तो निश्चित रूप से कभी न कभी उसका निर्माण भी अवश्य हुआ होगा। चूंकि पदार्थ के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है तो निश्चित रूप से ऊर्जा से ही पदार्थ का निर्माण हुआ होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं उनको हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। पहला है साम्यावस्था का सिद्धांत, हम आपको बताएंगे क्या होता है। दोलन का सिद्धांत क्या होता है, हम आपको ये बताएंगे। और तीसरा जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह है बिग बैंग का सिद्धांत। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया है कि आपको ये ब्रह्मांड दिख रहा है, जहाँ पर हमारा एक सूर्य, जो हमारे सौरमंडल का सूर्य है छोटा सा, वो कहीं इन्हीं में से एक हो सकता है, जिसमें उस सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी भी मौजूद हो सकती है। तो अब हम साम्यावस्था का सिद्धांत देखते हैं। जो 3 संकल्पनाएं दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें पहला है साम्यावस्था का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत किया गया कि ब्रह्मांड स्थिर एवं अपरिवर्तनशील है। यदि ब्रह्मांड में उपस्थित आकाशीय पिंडों अथवा इससे संबंधित किसी भाग में यदि किसी भी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न होता भी है तो ब्रह्मांड से संबंधित शक्तियां विक्षोभ के प्रभाव को निरस्त करते हुए पुनः समायोजन स्थापित कर लेती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड स्थिर है एवं अपरिवर्तनशील है, यानी कि यह जो है स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, वृद्धि नहीं कर रहा है। तो आकाशीय पिंडों अथवा इससे संबंधित किसी भाग में यदि किसी प्रकार का विक्षोभ, यानी कि अगर उसमें किसी प्रकार की गति उत्पन्न हो जाए तो इसमें यह क्षमता होती है कि अपने आप को वह समायोजित कर सके। ये कहता है पहला सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए विचारों को वर्तमान में स्वीकार्यता प्राप्त नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तक भी घूम रहा है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि हर चीज़ स्थिर है। क्योंकि ब्रह्मांड संबंधी वर्तमान सर्वेक्षण से जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है कि न केवल ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहे हैं बल्कि यह गतिशील भी है और इसके आकार में निरंतर विस्तार हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी आकाशगंगा है, जरूरी नहीं है कि हमारी आकाशगंगा जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ही रहे, या हमारी आकाशगंगा या इस प्रकार की जो आकाशगंगाएं हैं उतनी ही आकाशगंगाएं हैं और बन नहीं सकती, या और सूर्य नहीं बन सकते। तो इस पे खोज हुई तो पता चला कि सूर्य बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो इस बात को, इस मत को जो स्वीकार्यता थी वो नहीं मिली कि सब चीज़ ये स्थिर है, हर चीज़ स्थिर है ब्रह्मांड में। साम्यावस्था का सिद्धांत यहाँ पे निरस्त कर दिया जाता है। इस सिद्धांत के पश्चात ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी व्याख्या हेतु दोलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो अब हम यहाँ पे दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, दोलन का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत था साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत क्या कहता है कि हर चीज़ स्थिर है, ना कोई चीज़ गतिशील है, ना वृद्धिशील है, ना परिवर्तनशील है। लेकिन पृथ्वी गति कर रही है, सूर्य गति कर रहा है, इससे इस बात को स्वीकारता नहीं दी जा सकती। तो अगला जो दोलन सिद्धांत है इसको हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे।